नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे हैं। जहां राजनाथ की ये मुलाकात संघ प्रमुख से चल रही है और ये मुलाकात इसलिए भी काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि आज कैबिनेट की दूसरी बैठक भी है और सरकार बनने के बाद पहली बार एक मंत्री के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह संघ प्रमुख के पास पहुंचे हैं। तो दिल्ली के संघ मुख्यालय में ये मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में ऐसा कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 पर राजनाथ सिंह संघ प्रमुख मोहन भागवत से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरा अहम मुद्दा, और वो मुद्दा ये कि अब राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बन जाने के बाद बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। तो ये दो अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। रीमा पराशर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। रीमा, क्या कुछ एजेंडा लेकर राजनाथ सिंह गए हैं? आज राजनाथ सिंह का संघ प्रमुख भागवत से मिलना क्यों हो रहा है? देखिए सईद, अभी की ताज़ा जानकारी है कि राजनाथ सिंह निकल गए हैं, मुलाकात खत्म हो गई है और अब रामलाल पहुंचे हैं आरएसएस के इस कार्यालय में मोहन भागवत और सुरेश सोनी से मिलने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर सरकार के गठन के बाद ये पहली मुलाकात है जिसे शिष्टाचार भेंट माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन जाहिर तौर पर अब जबकि राजनाथ सिंह गृह मंत्री बन चुके हैं तो अब अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अब चर्चाएं और प्रोसेस शुरू हो गया है। क्योंकि एक पद एक व्यक्ति की जो विचारधारा है, सिद्धांत है पार्टी का, उसे अमल में लाते हुए अब राजनाथ सिंह को अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा और इसी वजह से किन किन नामों पर चर्चा हो रही है, इसे लेकर ये प्रोसेस शुरू हुआ है और ये इसी बारे में इस मुलाकात में चर्चा हुई है। और दूसरी तरफ जिस तरह से कल से आज तक हम देख रहे हैं कि पहले ही दिन जो विवादों में घिर गया है अनुच्छेद 370 का मामला, उस बारे में भी चर्चा हुई है। लेकिन अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सबसे अहम जो मुद्दा रहा वो यही रहा कि पहली बार ये मुलाकात है क्योंकि मोहन भागवत पहली बार सरकार गठन के बाद दिल्ली में पहुंचे हैं, तो शिष्टाचार पूर्वक की भेंट है और राजनाथ सिंह के बाद अब नए अध्यक्ष कौन होंगे इसके बारे में कुछ चर्चा हुई है। बहुत धन्यवाद रीमा पराशर हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह सरकार गठन के बाद पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे थे संघ कार्यालय और वहां पर धारा अनुच्छेद 370 पर भी बातचीत हुई होगी। मुलाकात खत्म हो चुकी है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर ग्रुप की बैठक अनुच्छेद 370 को लेकर हो रही थी। अनुच्छेद 370 पर यह बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के एक बयान पर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कड़ा बयान दिया था। आपत्ति जताते हुए ये कहा था कि अनुच्छेद 370 नहीं तो कश्मीर पर उनका ये जब बयान आया था उसके बाद ये बैठक हो रही है और महबूबा मुफ्ती ने भी इस तरह के बयान पर आपत्ति जताई थी। ये विवाद हो गया था। हालांकि बाद में जितेंद्र सिंह ने ये कहा था कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला के घर पर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर ग्रुप की ये बैठक चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वरिष्ठ नेता हैं, कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं, वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और अब देखना ये है। अशरफ वाणी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जानकारी है, क्या कुछ हो रहा है बैठक में और ये बैठक की जरूरत बुलाने की क्यों पड़ी उमर अब्दुल्ला को? अशरफ, हाँ बिल्कुल सही। दरअसल कोर ग्रुप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में सिर्फ इस नए विवाद को लेकर है जो कि धारा 370 को लेकर एक विवादस्थ बयान जो दिया है जम्मू कश्मीर के एक सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। लेकिन साथ ही साथ जिस अंदाज से लोकसभा चुनावों में जो हार हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सबसे बड़ी प्रमुख पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उसकी हार जो हुई है सभी लोकसभा क्षेत्रों में, तो उसको लेकर सबसे ज्यादा इस पे मंथन होगा कि क्या कारण आखिर रहे, क्या वजह रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस तरह से बुरी हार हुई है। आपको मालूम होगा कि सिर्फ 4 महीने बाद यानी अक्टूबर के आसपास जो है विधानसभा चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर के, और कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनावों के नतीजे थे वो एक खतरे की घंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर थी। और साथ ही जिस अंदाज से धारा 370 को लेकर अब देश भर में एक नई बहस छिड़ी है वो भी एक मुद्दा रहेगा।
दरअसल कहीं ना कहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब ये देख रही है कि क्या वो इस बात को लेकर भी विचार करें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री समय से पहले इस्तीफा दें, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इस मुद्दे को ज्यादा केंद्र से तूल लगता है या बीजेपी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से कि 370 को जम्मू कश्मीर में हटाया जाए, तो एक मौका कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा इस पर एक कड़ा रुख लेने की, कड़ा स्टैंड लेने की, और उनकी राजनीति जो है इसी धारा के आसपास घूम रही है और वो भी विचार विमर्श वहां पर हो सकता है इस कोर ग्रुप की बैठक में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुलाई है और जो चल रही है। बहुत धन्यवाद आपका अशरफ वाणी, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताएं कि आखिर किस तरह से रिएक्ट किया था उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 के इस बयान पर। सुनिए। ना जम्मू कश्मीर किसी की जागीर है, ना ये मुल्क किसी का जागीर है। जितना जम्मू कश्मीर सबका है उसी तरह ये मुल्क सबका है, और आरएसएस वाले जो हैं इस मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। जहाँ तक मैंने जो बात की, हकीकत को समझते हुए मैंने ये बात की। सच्चाई ये है कि आप दफ़ा 370 को रद्द नहीं कर सकते हो अगर तक कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उनको आप दोबारा से बुलाते नहीं हो। ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिन्होंने जम्मू कश्मीर का फैसला किया था जबकि हमारा इल्हाक बाकी मुल्क के साथ हुआ। अगर बीजेपी वाले और आरएसएस वाले दोबारा से इस सवाल को उठाना चाहते हैं और दोबारा से प्री 1947 का डिबेट जो है वो चालू करना चाहते हैं तो बेशक करें, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं तो सिर्फ उनको समझाना चाहता हूं कि ये अब वोट मांगने वाली बात नहीं रही। अब तो आप हुकूमत में हैं, अब आपको इस पे अमल करना होगा और मेहरबानी करके सोच समझ के इसमें अगला कदम ले लीजिए, क्योंकि इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है और फ़ायदे बहुत कम। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर यह सारा विवाद हुआ है। मोदी सरकार के पहले ही दिन यह पहला विवाद खड़ा हो गया। मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया। कश्मीर के नेता जिससे बेहद नाराज हुए, खासकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उन्होंने ट्वीट कर बेहद तीखी प्रतिक्रिया भी पहले दी थी। अभी बयान भी आपने सुना। अनुच्छेद 370 जो है वो कश्मीर को विशेष दर्जा देती है। सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का पूर्ण खात्मा बीजेपी का लक्ष्य रहा है। पार्टी अनुच्छेद 370 को गैर जरूरी समझती है। खुद नरेंद्र मोदी ने जम्मू में चुनावी रैली के दौरान अनुच्छेद 370 पर चर्चा करने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकार के संदर्भ में कम से कम जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। चर्चा का करने को तैयार नहीं। जाहिर है मोदी के इसी इरादे को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अनुच्छेद 370 की खूबियों और खामियों पर खुली बहस की वकालत की। लोगों को इस बारे में सहमत किया जाए और इस समस्या के समाधान के लिए लोकतांत्रिक नजरिया अपनाया जाए। देखिए, जहाँ तक अनुच्छेद 370 का प्रश्न है, हमारा ये विश्वास है कि इसके कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर को लाभ कम और नुकसान ज़्यादा हुआ। और मोटे तौर पर कहा जाए तो ये कि भारत के भारतीय गणराज्य के अन्य प्रदेशों को जिस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ उससे ये प्रदेश वंचित रह गया। जितेंद्र सिंह की बातों को कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी समर्थन दे दिया। We will take a call on that. The larger issue during campaign it has been raised, but once any particular issue of Article 370 is done, that honourable minister comes from Kashmir, then the government will take a structured view. Surely, why not? जितेंद्र सिंह के बयान के तुरंत बाद तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कश्मीर के दो सबसे बड़े नेताओं ने मोदी सरकार को घेरते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दे दी। मेरी बात नोट कर लें और इस ट्वीट को सेव कर लें। जब मोदी सरकार भी भूली बिसरी बात हो जाएगी, तब भी या तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा या फिर अनुच्छेद 370 रहेगा।
प्रधानमंत्री से आग्रह है कि वो अनुच्छेद 370 पर ऐसी आवाजों पर लगाम लगाएं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हड़बड़ी में होने का आरोप लगाया है। If this kind of a trigger-happy reaction has come on only the second day of government, it is clear that consultation, discussion and good decision-making is already a casualty. हालांकि अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख जितेंद्र सिंह ने इस पर सफाई भी दे दी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 के बारे में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में पेश किया गया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री के हवाले से कुछ भी नहीं कहा। ये सारा विवाद निराधार है। वैसे कश्मीर से आ रही इन तीखी प्रतिक्रियाओं का एक दूसरा पहलू ये भी है कि लोकसभा चुनावों में कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को करारी हार मिली, जिसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी में अपनी जमीन तलाश रहा है। ऐसे में अनुच्छेद 370 के विवाद ने उन्हें बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के सामने भी इस मुद्दे को आगे ले जाने पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आज तक ब्यूरो। और इस मामले में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राम माधव ने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। आरएसएस के नेता जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं रहेगा, इस सवालिया निशान लगाते हैं और कहते हैं 370 हो या ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा।